मैं राजेंद्र कुमार कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज कैंट वाराणसी में सहायक अध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं की संधि के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है, प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, उसी संधि की चर्चा हम आज आपसे करने के लिए आए हैं। तो हमारा प्रकरण है संधि। तो ये देख लें कि संधि होती क्या है। आइए उसकी संक्षिप्त परिभाषा हो जाए। दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाते हैं। अर्थात जहां पर दो पद हों और पूर्व पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, जब दोनों का मेल होगा तो एक नया तीसरा वर्ण उत्पन्न होता है, वही संधि कहलाती है। संधि के भेद में देखें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें हम, क्या होता है। स्वर संधि क्या होती है? जहां पर दो स्वरों का आपस में मेल होता है, वहां स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि क्या होती है? प्रथम वर्ण का व्यंजन होना आवश्यक है, अर्थात व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन होता है, वहां पर व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होता है, वहां विसर्ग संधि होती है। प्यारे बच्चों, आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में स्वर संधि की ही चर्चा की गई है, उसी से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो उसी के निमित्त हम आपके लिए, और स्वर संधि में कहिए तो मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, जिसमें से कि यहां पर आपके पाठ्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण हैं और 2 ही पूछे जाते हैं। वह है यण संधि और दूसरा है वृद्धि संधि। और बारी बारी से हम इसकी चर्चा आपसे करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं यण संधि का, और इसका सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि। यह संधि कहती है कि जहां पर ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के पश्चात कोई असमान स्वर, मतलब ई उ री न आवे, कुछ और आ जाए कोई बात नहीं, उसको असमान स्वर, असमान स्वर आवे तो उनका मेल होने पर क्रमशः ई का य, उ का व, री का र हो जाता है। इसी में लृ भी है, लृ का ल हो जाता है। तो आइए इसको लिखते हैं। इसका सूत्र ई के बाद असमान स्वर, इसका मेल होगा तो य होगा। उ के बाद असमान स्वर आएगा तो उ का व। और तीसरा है ह्रस्व या दीर्घ, री के बाद आएगा तो री का र हो जाता है। इसी प्रकार से एक और आता है, संस्कृत में भी ये ज्यादा प्रचलित है, री के बाद असमान स्वर आए तो री का ल हो जाता है। ये सारे हलंत युक्त हैं, अर्थात
स्वर रहित वर्ण है। आइए इस पर आधारित उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक उदाहरण है स्वागतम। बहुत आपने सुना होगा स्वागतम। आइए देखते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहले सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी शब्द है इसका वर्ण विच्छेद कर लिया जाए, अर्थात स्वर और व्यंजन को अलग अलग तोड़ लिया जाए। तो देखते हैं स में कोई स्वर नहीं है, इसलिए स्वतंत्र है यह। व में आ है, फिर ग है, ग में अ है, तत्पश्चात तो है, तो में अ है, और फिर है म में कोई भी स्वर नहीं है। अब बड़ा ही सरल तरीका मैं बताने जा रहा हूं कि आप देखें कि इन पद विच्छेद जो आपने किया है, वर्ण विच्छेद किया है, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो यहां पर निहित है, यहां पर आई है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसा वर्ण है जो यहां पर विद्यमान है। अब ये किसका परिणाम है? ऊ का परिणाम है। यहां पर हम ह्रस्व ऊ लिख सकते हैं, लिखेंगे, और उसके बाद स्वर हमारा स्वतः पहले से ही है और समान स्वर है, तो बड़ा अच्छा है। इसका मतलब ये लागू हो रहा है। हम ज्यों का त्यों आगतम लिख देंगे। अब यहां पर आधा स लिखा था, हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहां स के साथ ऊ का मेल होगा तो यहां आएगा सु, सु के साथ आगतम। ये आपका हो गया स्वागतम। अब आप अपने मन में ये भी सोच रहे होंगे कि ह्रस्व ऊ ही क्यों लिखा गया है? यहां तो दीर्घ ऊ भी लिखा गया है, बड़ा ऊ भी लिखा हुआ है, हम ह्रस्व ही क्यों लिखें? जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया है। यहां हम चाहें तो बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ भी लिख सकते हैं। जो ही दीर्घ ऊ लिखेंगे तो स पर जब ऊ की मात्रा आएगी तो बड़ा ऊ हो जाएगी, और यह जो सु होगा वह मीनिंगलेस होगा। इस वर्ण का कोई अर्थ नहीं होगा। और हमें ध्यान महत्वपूर्ण यही देना है कि कभी भी जब संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों पद अर्थ युक्त होना चाहिए। अर्थ विहीन पदों का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए हम यहां पर ह्रस्व ऊ ही लेंगे, सुधन आगतम स्वागतम। आइए, आप सोच रहे होंगे कि एक और अच्छी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे मालूम कि ये हमारा स्वागतम सही है। मतलब ये अभी हमने स्वागतम का संधि विच्छेद किया तो सुधन आगतम आया, तो क्या हम सुधन आगतम को पुनः संधि करें तो देखा जाए स्वागतम आता है या नहीं। तो ये हम संधि करने के भी तरीके देख लेंगे। यहां संधि विच्छेद तो हो ही गया है। यहां देखें, यहां देखेंगे तो स के साथ इसके स्वर को अलग कर लीजिए, ऊ, और इसके बाद आगतम। अब यहां जो हमने ऊ किया है इसके स्वर को अलग कर लिया है। अब ऊ के साथ आ का मेल होगा, क्योंकि संधि को मैंने बताया था कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। तो यहां पर स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, इसलिए स्वर संधि हो रही है। तो ऊ के साथ असमान स्वर, ये देखिए ऊ के साथ असमान स्वर का मतलब यही हुआ कि ऊ के बाद कोई भी वर्ण आवे परंतु ऊ ना आवे, बस। तो इन दोनों का मेल हमने क्या देखा? वो, यहां वो हमने लिख लिया, यहां स लिखा हुआ है। अब ग त म ज्यों का त्यों लिख लिया। अब यहां पर क्या होगा? एक बार पुनः इसके साथ इसका मेल होता है, अर्थात यहां स है, व के साथ आ गया, वा ग त म। यहां जो भी स्वर रहेगा, क्योंकि ये स्वर रहित व्यंजन है, और जो भी स्वर रहेगा वो उसके अनुसार उसका
आकार हो जाएगा, उसका वर्ण हो जाएगा, तो स्वागतम ये पुनः हमारा आ गया। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक है प्रतिधन उत्तरम। इसको देखा जाए, इसको संधि करनी है क्योंकि संधि विच्छेद किया हुआ है, तो संधि करनी है। यहाँ प्र है, यहाँ त है, और त में क्या है, हमारे पास ह्रस्व ई है। जब संधि विच्छेद किया हुआ है तो हमें वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तभी वर्णों का अलग अलग वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद करेंगे, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं। केवल हमने यहां से स्वर को लिया और यहां उत्तरम, और यहां देख रहे हैं कि ई के बाद उ आया है। यहां देखें ई के बाद असमान स्वर, मतलब कोई भी असमान स्वर आ गया है, तो ई का क्या हो गया है, य। यहां य हो गया, यहां प्र, यहां स्वर रहित त है, और आधा त रम उत्तरम। अब यहां ध्यान देने की बात है कि इस य का एक बार पुनः उ के साथ मेल होगा। यहां प्र लिखा हुआ है, यहां आधा त है, य के साथ उ होगा तो यू, और फिर ज्यों का त्यों लिख दीजिए उत्तरम। प्रत्युत्तरम, प्रतिधन उत्तरम का संधि हुई प्रत्युत्तरम। तो इस तरह से आपने ये देखे, और भी बहुत इस तरह के उदाहरण हैं। अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आएगा। एक है मातृधन आज्ञा। मातृधन आज्ञा, आइए इसको देखते हैं। यहां है मां, यहां है तो में ये लगा हुआ है री। री स्वर वर्ण है, और यहां पर आ ज्ञा। इस री को आ के साथ मेल कराएंगे। इस री को असमान स्वर जो यहां लिखा हुआ है, असमान आया हुआ है, और इन दोनों का मेल होगा तो र आएगा, अर्थात इन दोनों के स्थान पर र लिखने का आदेश हो गया। यहां मां तो, और फिर यहां ज्ञा। अब मैंने कहा है, अब आप ध्यान देंगे कहीं तो त्र जो वर्ण है, त्र, यह त्र वर्ण तो धन र धन अ के मेल से बनता है। अगर यहां हम हलंत कर देंगे तो ये अ नहीं रहेगा। तो यही त और र जब मिलेगा तो त्र का निर्माण करेगा। यहां मां, त्र, अज्ञा। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, फिर मैंने कहा था कि ये र इसके साथ मेल होगा, तो त्र के साथ हुआ तो यहां पर आ बैठा हुआ है, अर्थात मात्राज्ञा। ये इसके साथ आमेल होगा और बन जाएगा मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, माता की आज्ञा। ऐसे ही एक और अंतिम में इस पर आधारित मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। वह है लृ धन आकृति। इसको देखें आप, लृ धन आकृति। लृ के बाद असमान आया हुआ है, उसके जगह पर ल लिखने का आदेश है, आधा ल, और फिर यहां आकृति, आकृति हम लिख सकते हैं। अब ल तो हो गया, ल के साथ एक बार फिर इसका मेल होगा तो ल पर आ हो जाएगी ला, या इसके साथ मेल कर लीजिए, वही बात है लाकृति। ल धन आकृति, लाकृति। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण। एक और अंतिम में उदाहरण आपको बता दूं कि इत्युक्त्वा, इसका संधि विच्छेद करना है। तो यहां हम देखें ई, आधा त, फिर य में है ह्रस्व उ, फिर आधा क, फिर आधा त, फिर वा, व में है आ।
जब हमें संधि विच्छेद करनी होगी तभी हम वर्ण विन्यास करेंगे, वर्णों को अलग अलग तोड़ेंगे। यहां फिर वही बात हो गई। अब यहां देखेंगे य भी आया है और इसके बाद असमान स्वर, अर्थात य यहां देख रहे हैं पहला नियम काम कर रहा है कि य है उसका परिणाम है और इसका जो प्रश्न है या दोनों का मेल हो रहा है वो यहां है। तो हम क्या करेंगे, ई यहां आधा तो और य जो आया है वह ह्रस्व ई हम लिख सकते हैं। फिर कहेंगे दीर्घ ई क्यों नहीं लिखे, वही फिर आ जाएगी बात कि सार्थक शब्दों में टूटना आवश्यक है। ई और फिर उक्त्वा, ये ज्यों का त्यों हमने लिख लिया और इस तौर पर ह्रस्व जाएगा इति धन उक्त्वा, इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा। इसमें बस इतना ध्यान देना है कि आपसे संधि का नाम भी पूछेगा तो संधि का नाम में यण संधि के अंतर्गत हम लोग चल ही रहे हैं और इस तरह से उदाहरण हमारा सब हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर दूसरी संधि हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।